प्रभाव डाल दिया है कि आज हमने गाइडेड मिसाइल तो बना दी है, लेकिन इंसान खुद मिसगाइडेड है। मिसाइल मारने के लिए गाइडेड है, लेकिन इंसान को मानवता के प्रति जो सिखाना था वो सारा मिसगाइडेड है। इसलिए मानवता का विनाश हो रहा है। मानवता का विनाश रुकना है तो जो परंपरा चल रही है कि इस देश में, भारत देश में एक मुट्ठी पर लोग सत्ता में रहें और वो अपने आप को सेवादार भी रखें, क्योंकि वो कह कर जाते हैं हर रोज, जब भी जाते हैं, इलेक्शन आती है, पार्लियामेंट में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, वो कहते हैं हम सेवादार हैं। लेकिन जब सेवादार जो नौकर है वो घर का मालिक बन जाए तो फिर वो नौकर ठीक काम नहीं करेगा। नौकर उतनी देर तक ठीक काम करेगा जितनी देर तक वो मालिक की डायरेक्शन के मुताबिक काम करेगा। जब वो जैसा हम कोई काम करते हैं तो अगर हम जो काम कराने वाला मास्टर है, जो मालिक है, उसके कहने के मुताबिक नौकर काम ना करे तो नौकर को निकाला जा सकता है। लेकिन इस देश में जो नौकर है वो कैसे मालिक रह सकता है, ये योजना बनाई जा रही है। ये योजना भी महाराष्ट्र में ही बन रही है। इसका नर्व सेंटर भी महाराष्ट्र में ही है कि नौकर को मालिक कैसे बनाकर रखना है। जितनी देर तक नौकर जो है वो मालिक बनेगा, वो कोताही करेगा, वो गलत रास्ते पर चलाएगा और उसको बदलना जरूरी है। अगर उसको नहीं बदला तो मालिक की सारी जायदाद वो ले जाएगा। इधर शेख जी, भट्ट जी जो इस देश के नौकर हैं वो इस देश के मालिक रहना चाहेंगे और मालिक रहने के लिए उन्होंने इतने ज्यादा तौर तरीके अपना लिए हैं। इस देश की जो संपत्ति है, दौलत है, वो जहां से उठाकर बाहरले मुल्कों में भेजते हैं ब्लैक मनी के माध्यम से। फिर वो ब्लैक मनी फॉरेन कंपनी के हिसाब से, अपने भाई सरबंधों के हिसाब से इधर लाते हैं और उसके माध्यम से इस देश की संपत्ति को, इंडस्ट्री को, मिलों को खरीदते हैं, नेशनल वेल्थ को प्राइवेटाइज करते हैं। इस हिसाब से वो उस पैसे से जो नौकर है वो पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी मालिक बनकर बैठे। यही इस देश की त्रासदी है। इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए किस ढंग से ऑपरेट करना है। एक छोटी सी बात है, मेरे को एक कहानी याद आ रही है। रेगिस्तान में दो दोस्त जा रहे। दोनों दोस्तों ने रेगिस्तान का चक्कर लाया। हरियाली नहीं है, पानी उधर नहीं है, कोई खान पीन के लिए नहीं मिल रहा कुछ भी, और चक्कर लगाते लगाते दुखी मुश्किल से वो एक साइड जब गए, उन्होंने देखा कि इधर दीवार है और दीवार के पार कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने जब देखा कि दीवार के इस साइड में कुछ
जब देखा इधर फल लगा हुआ है तो दोनों ने छलांग लगाई, दीवार के ऊपर खड़ गए, फल खाए, कुछ पेट में तीर तरास हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरी साइड देखा तो बहुत हरियाली है और एक व्यक्ति ने वहां ही दीवार से दूसरी तरफ छलांग लगा दी और देखता ही देखता वो उस साइड में अलोप हो गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति, उस दूसरा दोस्त, उसने छलांग नहीं लगाई, वो वापस रेगिस्तान में फिर रहा। उसके सामने अभी दो मनोरथ हैं। पहला वो व्यक्ति है जो जहां जहां हरियाली दिख रही है, जहां खाने के लिए मौज मस्ती मिल रही है, उधर फटाफट जंप मारने लगा गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस सोच के साथ फिर रेगिस्तान में चला गया कि मेरे जैसे और भी लोग इस मारुस्थल में भटक रहे हैं, मैं उनको भी जहां जहां वो भटक रहे हैं वहां से भटकते हुए लोगों को अभी रास्ता दिखाऊंगा कि इस दीवार के पार हरियाली है और उसी किस्म की हरियाली हमने इस रेगिस्तान में भी करनी है। उसका वो मनोरथ है, वो है पैगाम जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है। उस पैगाम को लेकर एक साइड में दीवार के ऊपर जंप करो और राजनीति के क्षेत्र में चले जाओ, मौजा ही मौजा है। लेकिन उसके बाद मालूम नहीं होता कि वो कहां चला गया। दूसरी साइड में सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए फिर उसी मारुस्थल में उसी भूख नंग की हैसियत के साथ और दुखी लोगों को ढूंढकर उस रास्ते पर लाना है। यही पैगाम है, ये पैगाम लेकर हमने अपने आप को भीड़ में ले जाना है। अभी इसके साथ दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सदा के भोगी लोग आज इस लेवल तक तैयार हो गए हैं कि वो मरे हुए गधे को भी लाखों रुपए में बेच देते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं कि एक दफा ऐसे बिजनेसमैन ने अपना गधा बेच दिया एक किसान को कि ये 100 रुपए का है। किसान ने ले लिया, भाई 100 रुपए का गधा ले लेता हूं, पर नोट लिखा लिया, वे पैसे है नहीं तो अगली बार तेरी फसल जो है उस पर मैं ये 100 रुपए का 150 रुपया ले लूंगा। अभी वो गधा किसान के पास 2-3 दिन में मर गया। किसान कहता बेटा आपका गधा मर गया है और इस गधे को अब मेरे पैसे वापस दे दे, मैं क्या करूं, मैं तो भूखा नंगा रहूंगा। वो कहता भाई मेरे पैसे दे पहले। कहता पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। तो कहता भाई मेरा गधा ही वापस कर दे। कहता वो तो मरा हुआ, उसको क्या करेगा। कहता मैं मरे हुए गधे का भी मूल्य वसूलना है। कहता वो कैसे कर लेगा। तो कहता मैं मरे हुए गधे की लॉटरी खुद निकालूंगा, पेपरों में एडवर्टाइज दूंगा, मैं टीवी पर उसकी एडवर्टाइजमेंट दूंगा और 5 रुपए का टिकट लगाऊंगा लॉटरी का। 5 रुपए के टिकट के माध्यम से मैं कहूंगा कि 500 का गधा, 5 रुपए की टिकट लो और ये 5 रुपए की टिकट से
जिसका लॉटरी निकल आई उसको 500 रुपए का गधा मिल जाएगा। अभी वो गधे के लिए टिकटें बेच दी, 1 लाख टिकट बिकी, 5 लाख रुपया उसके पास आ गया। और जिसको टिकट निकली उसको कहता भाई ये गधा तो मरा हुआ है। वो कहता पहले क्यों नहीं बताया, मरे हुए गधे के लिए मैं टिकट बेच रहा हूं। कहता ऐसा कर, तू जे 5 रुपए का टिकट लिया था, ये लो 10 रुपए और चुप कर दे। और उसको 10 रुपए देकर मरे हुए गधे के 5 लाख रुपए ले लिया। इस देश का जो आज कारपोरेट हाउसेज है वो आप सबको लॉटरी देते हैं, आप सबको लूटते हैं और उसके बाद अपना सारा और सब कारोबार बढ़ा रहे हैं। इसलिए जहां की आर्थिक दृष्टि जो से जब हम देखते हैं वो इस ढंग से ही पड़ रही है, इस ढंग से ही पड़ रही है। और एक और जो क्लियर बात आपके सामने रखनी है वो ये है जो सुकरात ने हमें सिखाई थी। सुकरात यूनान देश का एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है और वो सिकंदर का दादा था। सिकंदर ने इंडिया पर राज करने के लिए हमला किया था और ये फिर बिहार में जाकर उससे आगे नहीं बढ़ा, वापस चला गया, वापस यूनान भी नहीं जा सका था, रास्ते में ही मर गया था। दुनिया को जीतना चाहता था। अभी सुकरात को उसका दोस्त बताने आया, उसका कोई और व्यक्ति सुकरात को कहता मैं आपके दोस्त के बारे में आपसे बात करनी है। और सुकरात कहता भाई क्या बात करनी है? कहता नहीं मैंने आपको केले को बात बतानी है। कहता अच्छा ये लोग तो चले गए, अब ये जाते हैं सारे, तो फिर मैं बात सुनता हूं। कहता अच्छा बात बता लगा बात बताओ ना। वो कहता भी बात सुन, एक पहले मेरे 3 प्रश्न हैं, वो 3 प्रश्न का उत्तर दे मेरे को। पहले ये बता कि जो बात आप मेरे को बताने लगा है ये सच्ची है? अभी वो व्यक्ति कहने लगा भाई सच्ची तो नहीं है, मैं कह नहीं सकता, ये सुनी सुनाई है। मैंने ऐसा आपके दोस्त के बारे में सुना है, लेकिन ये ठीक है, सच है या नहीं सच है ये मैं नहीं कह सकता। और वो कहता भाई पहली बात है कि जो सत्य ही नहीं है वो मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप बताना चाहते हैं तो पहले नंबर पर आप फेल हो गए। अभी 2 मेरी बातें और हैं, वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। अगर उनमें आप पास हो गए तो फिर मेरे को बात बताना। दूसरी बात ये बता कि जो बात मेरे को बताने जा रहा हूं इस बात से मेरे दोस्त का फायदा है या नुकसान है? वो कहता ये तो नुकसान वाली बात है। कहता फिर मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं तब भी आपकी बात नहीं सुननी। चलो फिर भी ये मैं सुन लेता हूं, मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे दे कि जो बात मेरे को बताने लगा है इस बात से मेरा और बाकी सोसाइटी का कोई फायदा होने वाला है? कहता ये भी नहीं है। तो कहता मैं आपकी बात नहीं सुननी, मैं ऐसी बात जो सत्य नहीं है, जो मेरे दोस्त और मेरे बीच में खाई पैदा करती है और जिससे ना मेरे को मेरा भला हो
भला हो रहा है, ऐसी बात सुननी नहीं मैं। अभी ये बात सुकरात की हमने ये 3 पॉइंट के ऊपर हमेशा याद रखनी है। कोई भी बात हमें बताने जा रहा है, उसको पूछना कि ये सत्य है। अभी इस देश के वो शासक वर्ग, वो लोग जो हमें कह रहे हैं 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में इधर हम ये कर देंगे, इधर बुलेट ट्रेन ले आएंगे। भाई बुलेट ट्रेन ले आने का क्या फायदा जब लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा। देश में पीने का पानी नहीं है, आज तक हम दे सके। देश में इतना ज्यादा अनाज पैदा होता है, लेकिन उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए का अनाज, फल, सब्जियां हर साल खराब हो जाती हैं, वर्षा में भीग जाती हैं, लेकिन हम उनको भी बचा नहीं सके। इस देश के करोड़ों लोग बेकार फिर रहे हैं, हम उनको काम नहीं दे सके। इस देश के इतनी महिलाएं, जिस हिसाब से उनके साथ अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, घर में उनकी बेपत्ती हो रही है, घर बार हो रही है, हम उनको नहीं बचा सके। तो बुलेट ट्रेन से हम क्या करेंगे? उसका किराया कम हो जाएगा, उससे हमारा समय बच जाएगा, कौन उस पर चढ़ेगा? इसलिए आज देश की अर्थव्यवस्था को कैपिटल ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, जिसको लेबर ओरिएंटेड, और लेबर हमारे पास बहुत है, उस लेबर को बेकार किया जा रहा है। और पैसा हमारे पास नहीं है, पैसा बाहर के मुल्कों से झूठ बोलकर इधर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके माध्यम से सारे साधन, रिसोर्सेज उनके पास जा रहे हैं। इस जे समुच्ची बात को समझकर हम जो संदेशा लोगों तक पहुंचाना है, उस संदेशे का नाम है पैगाम। वो पैगाम हमारे महापुरुषों ने हमें दिया, उसके हिसाब से हमें आदर्शवाद सीखना है। हमें गौरव किस चीज में है, इस देश का गौरव कैसे बढ़ेगा? क्योंकि एजुकेशन एक पहला साधन है। एजुकेशन देश में इस देश के ब्राह्मण के पास ही है, इस देश के सिस्टम के मुताबिक ब्राह्मण और ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय के पास, वैश्य और शूद्र के पास एजुकेशन नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस देश का जो एजुकेटेड व्यक्ति है, उसकी एजुकेशन का इससे सही इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन वो जो एजुकेटेड व्यक्ति है, वो नौकर है भारत देश के संविधान के मुताबिक। लेकिन अगर एक नौकर को आप मालिक बना दोगे देश का, तो वो गलत काम करेगा, देश को लूटेगा, देश को बेपत करेगा। इसलिए उस खरे बदिया नौकर को नौकर के सेवा की ड्यूटी देनी है, उसको मालकियत नहीं देनी। इस देश की मालकियत, इस देश की सत्ता इस देश के 92% लोगों के पास होनी चाहिए। ये पहला पैगाम है। क्योंकि अगर हम जो व्यक्ति जो काम कर सकता है, जिसमें वो संपन्न है, वो काम की जगह उसको सत्ता में बिठा देंगे, तो वो हमेशा नुकसानदायक रहेगा। उसने जो पैमाना रखा हुआ है कि सत्ता जहां तो मैं रहूं, जहां मेरे परिवार के लोग रहेंगे। इस देश का कंट्रोल, इस देश के साधनों के ऊपर हक वो अपना बनाकर रखना चाहते हैं।
लेकिन हम चाहते हैं इस देश में उसको भी मिले, हमें भी मिले, क्योंकि हम अमीर को गरीब नहीं बनाना चाहते, लेकिन गरीब को अमीर बनाने का हमारा रास्ता है। हम जो तंदुरुस्त है उसको बीमार नहीं करना चाहते, लेकिन जो बीमार है उनको दवाई मिलनी चाहिए कि वो तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन वो लोग सिर्फ तंदुरुस्त को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, उसके लिए बेशक जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, उनकी मुक्ति भी क्यों ना देनी पड़ जाए। इसको बदलना है, इसको बदलने वाली प्रक्रिया को पैगाम कहते हैं। ये पैगाम 23 सितंबर और 21 जून दुनिया भर में दिन रात बराबर रहते हैं। इसलिए 23 सितंबर को बराबरता का संदेशा देने के लिए कि कुदरत भी बराबरता